बच्चों, चुनाव प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग की कार्य और उसकी भूमिका और दायित्व जिनके बारे में हमने पढ़ा, इनके मुख्य रूप से चुनाव मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना, प्रत्याशियों का नामांकन पत्र की जांच पड़ताल कर उन्हें मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करना और निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना। इस संदर्भ में आपको ये जान लेने की आवश्यकता है कि प्रत्याशी के चुनाव के लिए आयु सीमा की शर्त होती है, फिर भी अन्य जानकारी चुनाव आयोग को क्यों देना आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है उसका संपत्ति संबंधी ब्यौरा देना पड़ता है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल या कोई क्राइम वगैरह उसने किया है, अपराध में लिप्तता रही है, इन सब के बारे में उसे डिटेल जानकारी देनी पड़ती है, तभी उसे चुनाव आयोग जो है योग्य प्रत्याशी के रूप में मान्यता प्रदान करता है। एक प्रश्न और उठता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुछ स्थान, ये 543 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इनमें कुछ स्थान जो है इनके लिए आरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या एक तो कम है, दूसरे ये अनुसूचित जनजातियां हर निर्वाचन क्षेत्र में बिखरी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, ये विकास के बाद में पिछड़ जाएंगे। इसलिए सबका विकास हो, समान रूप से सबको अवसर मिले, इसलिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखा जाता है। चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी प्रत्याशी, सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें जो सरकारी तंत्र है उनका कोई सरकार पर्सनल उपयोग नहीं कर सकती है। दूरदर्शन या आकाशवाणी जैसे संचार के जो माध्यम है वो सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से खुले होते हैं। आगे हम चुनाव प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए चुनाव प्रक्रिया का क्रम क्या है। सबसे पहला मतदाता निर्वाचन क्षेत्र की निर्मिति करना, इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, नामांकन भरवाना, उनकी छानबीन करना, प्रत्याशियों के नामांकन का छानबीन करने के बाद चुनाव का प्रचार, प्रत्यक्ष मतदान, मतगणना, चुनाव परिणाम और चुनाव से संबंधी विवादों का निराकरण, ये चुनाव प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस है। एक बार फिर से देखें, निर्वाचन क्षेत्र की निर्मिति, मतदाता सूची की निश्चिति, प्रत्याशियों का नामांकन, चुनाव प्रचार, प्रत्यक्ष मतदान, मतगणना, चुनाव परिणाम और चुनाव से संबंधित विवादों का निराकरण। अब यहाँ चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाई जाती है। ये आचार संहिता क्या है? भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का क्रियान्वयन किया जाता है उसको आचार संहिता कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में जो चुनाव से संबंधित अनियमितताएं सामने आई हैं उनको देखते हुए उनकी रोकथाम करने के लिए आचार संहिता के तहत कोशिश की जाती है। ये आचार संहिता मतदाता के ऊपर लागू होती है, ये आचार संहिता प्रत्याशी के ऊपर भी लागू होती है और सरकार को भी आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। अगर आचार संहिता का पालन नहीं किया जाता है तो निश्चित ही रूप से उनके साथ दंडात्मक कार्यवाही होती है। इससे जनता आश्वस्त होती है कि सामान्यतः निष्पक्ष वातावरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। सरकार ने कानून बनाए हैं, संविधान है, चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आचार संहिता भी लागू की जाती है। बावजूद इसके बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में जहां पर इतनी बड़ी आबादी है, जनसंख्या है, चुनाव कराना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य समझा जाता है। और निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर
इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम कुछ चुनौतियों का उल्लेख करते हैं। चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध रूप से लेन देन होता है। उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है। कुछ प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें टिकट दे दिया जाता है और कमाल की बात है कि ये जीत भी जाते हैं। इससे राजनीति का अपराधीकरण होता है। साथ ही निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव कराने में समस्याएं आती हैं। चुनाव के समय होने वाली हिंसा एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। हिंसा की घटनाओं में आजकल वृद्धि हो रही है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग का सहयोग देना चाहिए। राजनीति में अपने परिवार का प्रभाव बना रहे, इसलिए नेता या मंत्री का बेटा भी मंत्री बने, नेता बने, इस तरह की कवायद चलती रहती है और लोग इसके लिए सिफारिश भी करते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी के मिलने का जुगाड़ लगाने लगते हैं। ऐसे में अयोग्य प्रत्याशी भी चुन करके आ जाते हैं। तो ये एक परिवार का एकाधिकार होना ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये पारिवारिक एकाधिकार का निर्माण हो सकता है। इसलिए भले ही चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समय समय पर जो प्राप्त अनुभव और ज्ञान है उसका उपयोग करके हमें इस प्रक्रिया में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि चुनाव पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है और उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त किया जा सकता है, सही बनाया जा सकता है। देखें, इसमें ऐसा अगर सुधार लाया जाए तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ता है। चुनाव सुधार के बारे में कुछ सुझाव हैं। देखें, एक सुझाव है कि राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल 50% महिलाओं को उम्मीदवारी दें और उन्हें चुनाव में विजयी करवाने की कोशिश करें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है चुनाव में। ऐसे हर सरकार में, हर राज्य में महिलाओं को दिया जाना चाहिए अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व, कम से कम 50%, और उन्हें जिताकर लाने की भी कोशिश होनी चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट ही न दिया जाए जिससे अपराध पनपे, तो ये स्वयं आगे बढ़कर राजनीतिक दलों को करना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाए जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं कर पाएंगे और चुनाव के समय धन का दुरुपयोग रोका जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून में उस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जा सकता है। चुनाव आयोग में कार्य करने वाले, आइए हम इसका इतिहास जानें। निर्वाचन आयोग के पहले जो आयुक्त रहे हैं उनका नाम है सुकुमार सेन। 1921 के ये प्रशासनिक सेवा में, अंग्रेजी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहे और जब भारत में पहला 1950 में निर्वाचन आयोग बना तो उसके प्रथम आयुक्त थे। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव कैसे संपन्न कराया गया, ये बड़ी टेढ़ी खीर थी। इसका इतिहास एक रहा है। प्रथम लोकसभा के चुनाव के समय सूची बनाने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था और मतदान के लिए लोगों को सुशिक्षित करना ये बड़ा कठिन था। अशिक्षित लोगों को खास तौर से मतदान में किस प्रकार से वो सम्मिलित कराया जाए, इसके लिए एक बार में करीब 20 लाख मतपेटियां बनाई गई और उन मतपेटियों पर जो राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्ह अंकित किए गए ताकि वो उन्हें पढ़ करके, उन्हें पहचान करके, देख करके अपना मतदान योग्य प्रतिनिधि को कर सकें।